हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज़ हरमनिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिज़िक्स के कुछ टॉपिक। तो ये हमारा फिज़िक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री जो है शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स करे थे, तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे हीट के बारे में। तो उससे जो रिलेटेड टर्म्स है वो भी आज हम डिस्कस देखते हैं आज क्या है। ओके, सबसे पहले हमारे पास हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि जो हीट है वो हमें पता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इस एनर्जी को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। और जो इसका फ्लो होता है वो हमेशा हॉटर टू कोल्डर बॉडी होगा। ओके, जो हीट का फ्लो है वो हॉटर टू कोल्डर बॉडी होगा और टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, जितना उनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है उतना फ्लो ज़्यादा होगा। और ये कैसे होता है? ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। ठीक है, तो ये जो हीट फ्लो है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, इसके भी डिफरेंट मेथड्स होंगे जो हम फर्दर आगे करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है? कैलोरी है, किलो कैलोरी है और जाउल है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। तो ये सिंपल पॉइंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद टेम्परेचर की बात करेंगे। तो टेम्परेचर जो है, आपको पता है कि हम जैसे थर्मामीटर भी यूज़ करते हैं, तो काफ़ी जगह पे ये जो टर्म यूज़ होती है टेम्परेचर, हमारा जो डेली का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, वेदर कैसा है, तो उसमें भी ये टेम्परेचर टर्म जो है बार बार यूज़ होती है क्या ये मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी है। कोई बॉडी है वो कितनी हॉट है, कोल्ड है, तो हमें टेम्परेचर से पता चल जाता है। और इस काम के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। ये भी आपको पता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, तो गाइज ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री है। अगर हम उसको फ़ारेनहीट स्केल पे देखेंगे तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बताते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो 100 है, तो आपको फीवर है। तो वो जो 100 है वो 100 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता। डिग्री सेल्सियस तो 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो पानी उबल जाता है इतने टेम्परेचर पे। तो ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट थर्मामीटर जो है वो सेम रीडिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने, तो ये सिंपल फैक्ट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, और फ़ारेनहीट और सेल्सियस थर्मामीटर कौन से टेम्परेचर पे सेम रीडिंग दिखाते हैं? -40 डिग्री। ओके, सो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है रीड्स फ्रॉम 96 डिग्री टू 110 डिग्री फ़ारेनहीट। तो उसमें ये रेंज होती है। और नॉर्मली जो हमें फीवर होता है वो 99 से शुरू होके 104 तक जाता है नॉर्मली। तो लेकिन उसकी जो रीडिंग है वो ये हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे तीनों जो स्टेट्स हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 273.16 केल्विन है। ये जो के है ये केल्विन है, ये भी स्केल होता है। ठीक है, यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 के। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, तो टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड र्यूमर स्केल इज द सेम इज 0। ठीक है, तो ये सिंपली फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपने याद कर लेना, इसको ज़रा डिटेल में नहीं करना। तो जैसे डिफरेंट स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर सेल्सियस एंड र्यूमर स्केल कहाँ पे सेम है? 0 डिग्री पे। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी जो है वो कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये भी आपने याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज -39 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता होगा कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें हम मर्करी यूज़ करते हैं। तो मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? -39 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर अगर बिलो दिस टेम्परेचर चला गया -39 डिग्री सेल्सियस, तो मरकरी का जो थर्मामीटर है वो तो काम नहीं करेगा। तो फिर हम यूज़ करते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। तो सपोज़ आपने सियाचिन पे जाके थर्मामीटर यूज़ करना है,
तो आप मरकरी वाला थर्मामीटर यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो फ्रीज हो जाएगा -39 डिग्री पे जाके। तो अल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करेंगे क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी करेक्शन होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे -115 डिग्री आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इज़ पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या है? तो ये देखिए ये वो उपकरण है। ठीक है, तो पायरोमीटर का मीनिंग क्या होता है कि ये कोई भी जो बॉडी है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को मेजर कर लेती है दूर से। कैसे? उसके जो रेडिएशन वो अमिट कर रही होती है उसको मेजर करके। सपोज कोई बॉडी है, तो ये जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन, जो शिपिंग यार्ड होते हैं बड़े बड़े शिपिंग कॉरपोरेशंस के, वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वहाँ पर कोई मटेरियल पड़ा होता है, तो अगर वहाँ पर कोई आग लग जाती है तो इन सिस्टम से, यानी कि ये जो हमारे पास उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं, कंटेनर की में जो है टेम्परेचर पता कर लेते हैं कि उसमें आग लगी है, ये क्या है। ठीक है, बिना उसके पास जाए, क्योंकि ये जो रेडिएशन है उसको अमिट कर लेती है कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, तो वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इट कैनॉट मेजर टेम्परेचर बिलो 800 डिग्री। अब जब फायर का कोई इंसिडेंट होता है, आग लग जाती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 1000 से भी काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर 800 डिग्री से कम होगा टेम्परेचर तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे जो रेडिएशन है वो एमिट नहीं होती, तो उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा। तो ये तो तभी काम करेगा जब रेडिएशन एमिट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट है, तभी उसको ये मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेडिएशन मेजर करके कैसे करेंगे हम? पायरोमीटर के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता। अब चलते हैं आगे। तो ये सिंपल टर्म्स हैं जो आपने बचपन में भी साइंस में पढ़ी होंगी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका कोई यूनिट मास है, कुछ भी आप ले सकते हो, 1 kg ले सकते हो। ठीक है, अब उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो इस यूनिट इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ये काफ़ी ज़्यादा होती है कि 1 kg वाटर जो है उसको उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, तो वो कितनी है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब ये जो है वो बाकी सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि सपोज़ हमने यूटेंसिल यूज़ करने हैं, तो हम किस मटेरियल के यूटेंसिल यूज़ करेंगे? वो मटेरियल के यूटेंसिल यूज़ करेंगे जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम हो, यानी कि जो कम हीट से ही टेम्परेचर उसका बढ़ जाए। सपोज़ हमारे पास जो यूटेंसिल है वो एल्युमिनियम का है, ब्रास का है, तो एल्युमिनियम जो है उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी कम है। ठीक है, अगर उसका हमने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत कम हीट चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वो एक बहुत ही बढ़िया यूटेंसिल होगा। ठीक है, एफिशिएंट यूटेंसिल होगा। सपोज़ कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो फिर उसमें खाना कैसे पकेगा? ठीक है, तो ये आपने पॉइंट सिंपल याद करना है। तो जैसे अगर आपने आपका जो बेसिक कंसेप्ट चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन आना हो तो वो ये भी आ सकता है कि अच्छे से कुकिंग के लिए जो यूटेंसिल है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे। फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस द स्पेसिफिक हीट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड एज्यूम ए कांस्टेंट वैल्यू एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट जो है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे जाके हाई टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो वाटर जो है वो एक ऐसी एंटिटी है, ऐसा सब्सटेंस है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस टू अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है, बढ़ने की बजाय वो कम होती है। बाकी के सब्सटेंस में वो इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मरकरी जैसे मरकरी जो है उसकी लो स्पेसिफिक हीट होती है। अब आपको पता है कि थर्मामीटर में मरकरी होता है, तो ऑब्वियस है
मरकरी जो है ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए कि जिसकी लो स्पेसिफिक हीट हो, यानी कि कम हीट से भी उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, ठीक है, तभी वो थर्मामीटर में यूज़ होगा। अगर वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है तभी वो उसको थर्मामीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मरकरी है लो स्पेसिफिक। चलिए आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ए physical property of a substance. It is defined as the heat required to change 1 mole of liquid at its boiling point under standard atmospheric pressure. ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लेटेंट हीट होती क्या है। ये अमाउंट ऑफ हीट है जिससे हम क्या करेंगे कि जो फेज ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज करेंगे। जैसे अगर वो सॉलिड है, सपोज वाटर है, अगर वो आइस की फॉर्म में है तो उसको लिक्विड में करना है, या लिक्विड है तो उसको वेपर की फॉर्म में करना है। तो उस फेज को चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हमने उसको आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे उसको। अगर हमने उसको वेपराइजेशन करनी है या वेपर में कन्वर्ट करना है तब हम उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, यानी कि जब हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जब हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो वो है 536 कैलोरी पर ग्राम। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आइस टू वाटर, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वाटर टू स्टीम है। तो ये देखिए जब हम यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंटली उसको 100 डिग्री पे रखने के लिए कितनी हीट चाहिए कि वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, अब उसके बाद बात आ गई है थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल जो वर्ड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन है आपको पता ही है। तो टेम्परेचर से क्या एक्सपेंशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इट इज़ द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी ऑन हीटिंग। ओके, तो ए सॉलिड कैन अंडरगो 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। हाँ जी, क्लियर। तो ये हो गया आपकी 3 तरह की एक्सपेंशन। अब सॉलिड में ये एक्सपेंशन देखने को मिलेंगी, और उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सपेंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ भी बात क्या हो रही है कि कोई भी जो लिक्विड है वो एक्सपेंड करेगा, तो वाटर जो है वो भी एक्सपेंड करेगा। बट जब टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो ये एक्सेप्शन है। तो ये आपने पॉइंट याद भी रखना है कि वाटर ऐसी चीज़ है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 to 4 डिग्री तो उसका वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होता है। 4 डिग्री के बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि जो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ये बहुत सारी हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट हैं या कोई डिफरेंट चीज़ें, जैसे ब्रिज है, टेलीफोन वायर्स है, जो रेलवे ट्रैक्स में वो रेल गर्डर्स होते हैं, उसमें इन सभी में थर्मल एक्सपेंशन होती है। इसीलिए इनमें गैप दिया जाता है जिसको लूप कह देते हैं, वायर लूप होती है, ठीक है। तो टेलीफोन वायर्स आर गिवन एनफ गैप टू अलाउ द वायर फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर। उनको टेलीफोन जो वायर्स होती हैं उनको थोड़ा ढीला रखा जाता है, लूज रखा जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनमें खिंचाव पैदा होगा सर्दियों में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो इसी तरह कोई पेंडुलम है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो पेंडुलम वो क्या होता है कि क्लॉक है, उसके नीचे वो टिक टिक करता होता है, हॉरर मूवीज़ में भी दिखाई देते हैं वो, ठीक है। वो एक पेंडुलम होता है, वो नीचे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता है इधर उधर, और वो टिक टिक की साउंड करता है। अब वो जो पेंडुलम होता है ना, उसका एक ये रूल होता है, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है नीचे की तरफ तो वो स्लोली मूव करेगा। जैसे जैसे उसकी अगर पेंडुलम की जो हाइट है, सॉरी लेंथ है, उसको हम कम करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फास्ट मूव करेगा। अब होता क्या है कि समर में उसकी हो जाती है एक्सपेंशन, तो ऑब्वियस है एक्सपेंशन होगी तो बिल्कुल माइनर सी लेंथ उसकी बढ़ेगी, और बिल्कुल माइनर सा वो जल्दी मूव करेगा, सॉरी स्लोली मूव करेगा समर में, ठीक है। समर में एक्सपेंशन हुई थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल की, वो थोड़ा लंबा हो गया और वो
धीरे मूव करेगा, सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी और वो फास्ट मूव करना शुरू कर देगा। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो एन ऑर्डिनरी पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन विंटर, क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। बट स्लोअर इन समर, क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो लॉन्गर हो जाएगी एज कम्पेयर टू द विंटर, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन हो गई है। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन की। तो ब्रिजेस के ऊपर आपने देखा होगा कि ये ऐसे गैप्स दिए जाते हैं। तो ये गैप्स किस लिए हैं? क्योंकि समर में उनको पता है कि यहाँ पे एक्सपेंशन होगी तो ये आपस में फिट हो जाएंगे। अगर वो एक्सपैंड होता है तो यहाँ पर गैप है ये, तो ये उसको विस्टैंड कर लेगा, उसको सह लेगा। ये देखिए यहाँ पर भी जो गैप्स हैं ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे, तो ये इसमें फिट हो जाएंगी, यानी कि इतनी जो एक्सपेंशन है वो समर में आराम से हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये गैप है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने के लिए ये गैप यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, रेलवे ट्रैक्स में जब यहाँ पर स्क्रूज लगते हैं तो ये एक स्मॉल गैप दिया जाता है, ताकि जो समर है अगर यहाँ पर ये गैप ना हो और समर में ये एक्सपेंड करें तो ये यहाँ से ब्रेक हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है, रेल एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इसमें ये गैप दिया जाता है, तो फिर ये स्क्रूज फिट किए जाते हैं ताकि जब ये समर एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी समर में, तो ये अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो पिक्चर से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी। आगे चलते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अब हमें सभी को पता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में, अगर एयर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर बारिश भी हो रखी है, तो ऑब्वियस है इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो वो जो वाटर वेपर है वो एयर में प्रेजेंट होगा, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब एयर इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, तो मैं आपको एक वैसे जनरली बता देता हूँ, यहाँ पर वैसे वो टर्म्स है नहीं है। जब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी में 3 टर्म्स आती हैं। एक होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मीनिंग ये होता है कि कोई भी हमारे पास वॉल्यूम है एयर का, जैसे यहाँ पे 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, या हम इसको 100 मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। कोई भी एयर का वॉल्यूम है, उसमें टोटल कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वो होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है। सॉरी, कितनी ह्यूमिडिटी उसमें आ सकती है, ठीक है। तो कोई भी वॉल्यूम है एयर का, उसमें टोटल कितनी एयर आ सकती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो एक्चुअल में उसमें कितनी प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी, यानी कि उसमें वाटर वेपर कितने प्रेजेंट हैं, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हाँ जी, बात समझ आ गई। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो गया कि उसमें कितनी वाटर वेपर आ सकते हैं, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है कि एक्चुअल में उसमें प्रेजेंट कितने हैं। ओके, अब इन दोनों की जो रेशियो होती है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रेशियो ऑफ वाटर वेपर एक्चुअल प्रेजेंट टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर, कि उसमें एक्चुअल में प्रेजेंट कितने हैं और उसमें टोटल कितने आ सकते हैं, ये क्या होगी है, ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आप देखना कि जब भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे न्यूज़ में या किसी वेबसाइट पे जब भी ह्यूमिडिटी की बात होती है, तो मोस्टली जो टर्म यूज़ होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज़ होती है। वो ऐसे नहीं कहते कि चंडीगढ़ की जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, कि आज मुंबई में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या टोटल ह्यूमिडिटी इतनी है। नहीं, वो कहेंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आज कितनी है, वो 30% है। तो वो जो 30% होता है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि भाई अगर टोटल कैपेसिटी उस एयर की 100 है तो उसमें से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि प्रेजेंट कितनी है, 30। ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो होता है रेशियो किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, तो इसमें एक मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है वहाँ पे 90% से ऊपर होती है। तो वो 90% का मीनिंग ये है कि अगर टोटल कैपेसिटी 100 है एयर की तो उसमें से 90 प्रेजेंट है, यानी कि एयर लगभग सैचुरेट है वाटर वेपर से। अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 25%। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर टोटल कैपेसिटी एयर की 100 माने तो उसमें से सिर्फ 25% वाटर वेपर है, बाकी 75% तो खाली है, यानी कि बाकी और 75% उसमें हम वाटर वेपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी। तो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब इसको मेजर किससे करेंगे? वो होता है उपकरण हाइग्रोमीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी बढ़ेगा। अब आगे हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो गाइज ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट आपको पता ही है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वन प्लेस टू अदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमने समझनी है अच्छे से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये तीनों जो प्रोसेस है हमारे आसपास होती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन। तो देखो यार इसमें है क्या, बिल्कुल सिंपल टर्म है। अब यहाँ पर है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो आपके याद करने वाला जो पॉइंट है वो यही है, आपने इसको माइंड में रखना है कि भी कंडक्शन में पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो नहीं होगी। तो कन्वेक्शन की जब बात करेंगे तो उसमें तो वो ये मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होगी तो उसमें क्या है कि एक पार्टिकल से नेक्स्ट तक हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सो इन दिस प्रोसेस पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज इरेगुलर। ठीक है, इन सॉलिड ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो जब सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे कोई यूटेंसिल है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ कुक करते हो वहाँ पर यूटेंसिल रखा आपने, वो गर्म हो जाता है, आप उसको टच करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो अब वो कैसे गर्म हुआ है, नीचे हीट वो कैसे ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पर पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हुई है, पार्टिकल टू पार्टिकल वो आगे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो अब मरकरी जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो कि जिसमें हीट जो है वो कंडक्शन से होती है, नॉट बाय कन्वेक्शन, उसमें पार्टिकल मूवमेंट नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मैंने कंडक्शन के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी। तो अब हम इसको समझेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, अब तीनों चीज़ें इस डायग्राम में हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यूटेंसिल है, यहाँ से जब हम पकड़ते हैं, सपोज ये गर्म है, तो ये कैसे गर्म हुआ है? ये कंडक्शन से गर्म हुआ है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे हीट ट्रांसफ़र हुई है। ये जो बीच में लिक्विड जो है ये गर्म हो रहा है, तो ये कैसे गर्म हुआ? कन्वेक्शन से। पार्टिकल इसके मूव कर रहे हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, और ये जो नीचे से हीट रेडिएशन निकल रही है ये अलग चीज़ है। ये थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एट रेडिएशन, जो सबसे इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर शो कर रखी हैं कि जो हैंडल गर्म हुआ है ये कंडक्शन से, जो वाटर अंदर हो रहा है वो कन्वेक्शन से। तो मरकरी एक ऐसी चीज़ है जो लिक्विड तो है लेकिन वो कंडक्शन से गर्म होता है, ना कि कन्वेक्शन से। बाकी के जो लिक्विड है वो ऐसे कन्वेक्शन से। तो रेडिएशन ये तो निकलती है। अब ये देखिए कन्वेक्शन, अब यहाँ पर वही पॉइंट आ गया ना, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेंसिटी के हिसाब से पार्टिकल जो है उनकी हीटिंग होगी। तो इन लिक्विड एंड गैसेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज आल्सो स्लो। ठीक है, तो ये स्लो होगी। द चिमनी यूज्ड इन किचन और इन फैक्ट्री इज बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो एयर है
जो गैस है वो कैसे गर्म होगी, वो कन्वेक्टिव करंट्स में वो ऊपर चली जाएगी गर्म होके, ठीक है। और दूसरा है इन रूम वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड टू एस्केप द हॉट एयर बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। तो जब फैन चलता है तो आपने देखा होगा कि जो वेंटिलेटर से वो जो ठंडी हवा है उसको खींच लेता है, गर्म हवा बाहर कर देता है, तो सारा जो प्रोसेस है वो कन्वेक्शन का। आगे चलते हैं। अब ये देखिए हमारी अर्थ के ऊपर भी तीनों काम हो रहे हैं। जो बाहर से रेडिएशन आती है, अब रेडिएशन की बात करें तो वो ये है, ठीक है। जो सन से हीट एनर्जी आती है उसको हम रेडिएशन कहेंगे। इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई एयर नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्पेस को क्रॉस करके आती है। तो स्पेस में तो कोई मीडियम है नहीं, वहाँ पर तो एयर है ही नहीं है, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। तो ये हीट अप करती है ग्राउंड को। जब ग्राउंड जो है वो हीट हो जाती है, हीट अप हो जाती है, तो जो एयर इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे टच कर रही होती है, ये ग्राउंड उस एयर को गर्म कर देती है, ठीक है। वो कैसे होती है? कंडक्शन से। और उसके बाद जब वो हॉट एयर है वो मूव करती है अपर डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। हाँ जी, बात समझ आ गई। रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो ये तीनों चीज़ें यहीं पे हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेडिएशन, तो ये जो थर्ड फॉर्म थी वो हमने यहाँ पे कर लेते हैं। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच देयर इज नो नीड ऑफ द मीडियम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय रेडिएशन। तो ये सिंपल है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए इसको क्विकेस्ट कहा जाता है। तो सन है, सन से जो हीट है, अगर इसकी स्पीड कम होती फिर तो इसको कई दिन लग जाते, लेकिन ये 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये 8 मिनट्स में कवर कर लेती है, क्योंकि ये जो हीट है वो लाइट की स्पीड से ही पहुंचती है अर्थ। चलिए अब उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये सिंपल है। तो ये क्या कहता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो जितना उसमें टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी और उसके सराउंडिंग में, उतने जल्दी वो अपना हीट जो है वो लॉस करेगा। तो कुकिंग यूटेंसिल जो है वो एल्युमिनियम, ब्रास और स्टील के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लो स्पेसिफिक हीट होती है एंड हाई कंडक्टिविटी, ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इन डेजर्ट्स डे टेम्परेचर आर वेरी हाई एंड नाइट टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज वेरी लो। ओके, तो स्पेसिफिक हीट जो है अगर वो कम होगी तो इसका मीनिंग क्या है कि वो जल्दी गर्म भी होगी और जल्दी वो ठंडी भी हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर इट एब्जॉर्ब द हीट रेडिली एंड इट्स टेम्परेचर रेजेस बाय लार्ज डिग्री ड्यूरिंग अ डे। ओके, तो नाइट में क्या होता है कि वो जो सैंड होती है वो रेडिएट कर देती है हीट को और वो दोबारा से टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये आप जब PDF में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो ह्यूमन ब्रेथ है, जब आप सांस लेते हो विंटर में, तो आपने देखा होगा कि आपको जैसे स्मोक होता है ऐसे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो जो हमारी ब्रीथ होती है वो होती है थोड़ी हाई टेम्परेचर पे, थोड़ी गर्म होती है। बाहर जो एयर होती है वो ठंडी होती है कंपैरेटिवली। तो जब वो बाहर जाते हैं तो वो आपकी जो ब्रीथ है वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। जो कंडेंस होगी तो वो विजिबल हो जाती है। इसी तरह थिक ग्लास टम्बलर है जो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं व्हेन वेरी हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू इट। तो इसलिए क्योंकि उसमें जब हम कोई गर्म चीज़ डालते हैं, उसमें हॉट लिक्विड डालते हैं, टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो अब जो सरफेस उसका कांटेक्ट में आएगा हॉट लिक्विड से वो तो गर्म हो जाएगा, वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो आउटर सरफेस होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही उसमें टम्बलर में क्रैक पड़ जाए। ओके, तो ये भी सिंपल पॉइंट है, ये आप खुद पढ़ सकते हो कि हैंड पंप में से जो वाटर निकलता है वो सर्दियों में वार्म होता है और कोल्ड होता है समर में, ठीक है। तो ये सिंपल पॉइंट है, तो ये आप PDF में बड़े आराम से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये जो फिजिक्स के टॉपिक से वो कुछ समझ आए होंगे। तो गाइज, और एडिशन में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ एक पॉइंट कि आपके जो हिंदी के PDFs हैं वो अब रेडी हो रहे हैं और वो अवेलेबल होंगे अब टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वो आप वहाँ से PDFs पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर दिस लेक्चर। So next topic we will discuss in our next video. Thank you.